गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने आज लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत निरपेक्ष अनुस्थित प्रणाली। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ग्रेडिंग सिस्टम क्यों आवश्यक है, ग्रेडिंग सिस्टम से का प्रभाव छात्रों पर क्या पड़ता है, ये पढ़ा था। ग्रेडिंग सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था परंपरागत अंकन प्रणाली की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। भिन्न भिन्न शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा आयोगों ने, भिन्न भिन्न परीक्षकों की समितियों ने ग्रेडिंग सिस्टम को शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक बताया है। उसी दौर में हम आगे बढ़े थे कि ग्रेडिंग सिस्टम कितने प्रकार से किया जा सकता है, ग्रेडिंग सिस्टम को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने प्रकार से इस ग्रेडिंग सिस्टम को प्रयोग किया जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया था सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थित। पहला बताया था मैंने सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थित। दूसरा मैंने आपको बताया था अबाध या निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थित। देखिए, सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थित हम पढ़ चुके थे कि ये क्या होता है, इसको कैसे काम में लिया जाता है। यह ग्रेडिंग प्रणाली का एक पार्ट है, एक भाग है, एक प्रकार है जिसमें कि छात्रों को समूहों में डिवाइड कर दिया जाता है। मैंने आपको एक सारणी बताई थी कि इसमें 5 बिंदु पैमाना, 7 बिंदु पैमाना और 9 बिंदु पैमाना काम में लिया जाता है भिन्न भिन्न वर्गों में। यानी छात्रों को 5 बिंदु पैमाने के अंतर्गत समस्त छात्रों को प्रतिशत में डिवाइड कर दिया जाता है। 7% छात्र, 24% छात्र और 4%, 3% छात्र, ऐसे। तो उसके आधार पर हम ग्रेड उनको प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर सभी छात्रों को साथ में लेकर चलना होता है, किसी एक छात्र को आइडियल नहीं बनाया जाता है। इस सापेक्षिक अनुभव प्रणाली प्रमाणिक अनुपस्थित की सीमाएं थी कि इसके द्वारा छात्र को ये नहीं पता रहता कि हम कौन सी योग्यता रखते हैं, हमारी क्षमता क्या है, हम ज़्यादा अच्छे हैं या हम ज़्यादा बेकार हैं, यह क्लियर नहीं हो पाता। इसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई? अबाध निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थित को अपनाया गया। इसमें मैंने आपको अर्थ समझा दिया था कि इसमें एक छात्र को आइडियल बना लिया जाता है, आदर्श बना लिया जाता है। किसमें? निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थित में एक छात्र को, एक छात्र को क्या बना लिया जाता है? आदर्श बना लिया जाता है। अब उस आदर्श कैसे बनाया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग, यदि उससे ऊपर है तो वह सर्वोत्तम है और उससे नीचे है, उस लेवल का है तो वह सामान्य है, सेंटर में है, और उससे नीचे है तो वह हीन में है। ऐसे एक कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, छात्र को अपने आप पता चल जाता है कि ये ऐसा है, तो अगर इससे ऊंचा अंक हमें प्राप्त हुआ है तो हम कौन से स्तर पर हैं। तो यहाँ पर अबाध निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थित काम में आता है। इसको सापेक्षिक अनुभव में प्रत्येक अनुस्थित में छात्रों की संख्या प्रत्येक अनुस्थित में सुनिश्चित होती है। अबाध अनुस्थित स्तर में छात्रों के अंकों का स्तर, इसमें क्या होता है? छात्रों के अंकों का स्तर विस्तार से दिया जाता है। अंकों का स्तर, अंकों का विस्तार कर दिया जाता है। छात्रों के अंकों का विस्तार कर दिया जाता है। किसमें? निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थित में छात्रों के अंकों का विस्तार। यानी इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हम कौन से स्तर में जाएंगे। इसमें 2 ही बिंदु थे, प्रतिशत और पैमाना।
दो ही सारणी के दो ही कॉलम थे। इसमें हम एक बीच में एक कॉलम डिवाइड करेंगे जिसमें होगा छात्रों के अंकों का विस्तार। तो छात्रों के अंकों का विस्तार अब देखिए इसमें कैसे किया जाएगा। निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थित में इसमें अवाध अनुस्थित अंक स्तर में अंकों का विस्तार करने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। अवाध प्रामाणिक अनुस्थित में अवाध प्रामाणिक अनुस्थित स्तर में अंकों का विस्तार। देखिए कैसे बनाएंगे हम। अनुस्थित, प्राप्त अंकों का विस्तार और विवरण, 3 कॉलम दिए हैं हमने। इसमें तो हमने अनुस्थित निर्धारित कर दिया है, इसमें प्राप्त अंकों का विस्तार और इसमें है विवरण। अनुस्थित, प्राप्तांकों का विस्तार और विवरण, 7 अनुस्थित में डिवाइड किया हमने। किस में डिवाइड किया है? 7 अनुस्थित में डिवाइड किया है हमने इसको। O, A, B, C, D, E, F। अब प्राप्तांकों के विस्तार में देखिए हम क्या लिखेंगे। O लेवल पर कौन से आएंगे? 90 से 100% वाले। A लेवल पर कौन से आएंगे? 80 से 89% वाले। 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 50 से 59, 40 से 49, 40 से 49 और इसमें आएगा 40% से कम। इसमें क्या आएगा? 40% से कम। देखिए O लेवल पर O अनुस्थित में आएगा 90 से 100%, A अनुस्थित में आएगा 80 से 89%, B में आएगा 70 से 79%, D में आएगा, C में आएगा 60 से 69%, D में आएगा 50 से 59%, E में आएगा 40 से 49% और F में आएगा 40% से कम वाले। ये है प्राप्तांक। ये छात्रों का रेशो नहीं है, जबकि इसमें हमने सापेक्षिक प्रामाणिक अनुस्थित में क्या लिया था? छात्रों का प्रतिशत लिया था। ये छात्रों का नहीं है, छात्रों के द्वारा प्राप्तांकों का ये प्रतिशत है कि अगर उसने किसी प्रश्न पत्र में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तो उसे किस प्रकार की अनुस्थिति में रखा जाएगा, उसे कैसी ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। तो ये है अति उत्तम स्तर, उत्तम स्तर। O लेवल का है वह, O ग्रेडिंग का है, O अनुस्थित का है, तो वह किस विवरण में उसका क्या होगा? अति उत्तम स्तर। A लेवल का है तो इसमें क्या आएगा? उत्तम स्तर।
बी लेवल का है तो उसमें आएगा सामान्य स्तर। बी लेवल का है तो उसमें आएगा सामान्य स्तर। सी लेवल का है तो उसमें आएगा सामान्य स्तर संदर्भ बिंदु। सामान्य स्तर संदर्भ बिंदु। डी लेवल में सामान्य से नीचे। सामान्य से नीचे। ई में आएगा हीन स्तर। और एफ में आएगा हीन स्तर से नीचे। देखिए इसमें हमने ये है सामान्य स्तर संदर्भ बिंदु। मैंने जैसा कि बताया कि आवाज प्रमाणिक अनुस्थिति के अंदर हम किसी एक को आइडियल बना लेते हैं, उससे बच्चों की तुलना कर दी जाती है, उससे बच्चों को पता चल जाता है कि मेरा स्तर क्या है, मुझे जो ग्रेडिंग दी गई है वह कौन सी अनुस्थिति के अंतर्गत आ रही है, मेरा लेवल क्या है। तो देखिए इसमें हम सेंटर लेवल ये डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा संदर्भ बिंदु सेंटर लेवल, जिसमें 60 से 69% हमने डिवाइड किया है। इस विवरण के अनुसार पाठ्यवस्तु बालक के स्तर का निश्चित रूप से मूल्यांकन हो जाता है। यह सुनिश्चित हो जाता है कि बालक का विकास कौन से स्तर पर हो रहा है। इस प्रकार हम विभिन्न योग्यताओं, कल्पना शक्ति, बुद्धि, सृजनात्मक क्षमता आदि का ज्ञान आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगर किसी विद्यार्थी ने 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं, 80%, तो हम इस सारणी के माध्यम से, इस अनुस्थिति विवरण के माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं, या वह बालक स्वयं ही अपने स्तर का अंदाजा लगा सकता है कि वह कौन से स्तर पर आ रहा है। ये कौन से स्तर पर आ रहा है? उत्तम स्तर पर आ रहा है। यदि वह 40% पे आता है तो वह लगा लेता है, अब ये तो पता है कि वह उत्तम स्तर पर आ रहा है। अगर उसे ही नहीं पता उत्तम स्तर 80%, तो वह हमें एक आइडियल मान लिया हमने सी को, कि जिसके 60 से 69% मार्क्स आए हैं, तो वह कैसे लेवल का है? सामान्य संदर्भ बिंदु है, वह सामान्य स्तर का है बालक। तो सामान्य स्तर का बालक है तो जाहिर सी बात है कि सामान्य स्तर से ज़्यादा नंबर आए उसके, तो वह उत्तम स्तर का क्लियर हो जाता है। इस प्रमाणिक अनुस्थिति के माध्यम से, आवाज प्रमाणिक अनुस्थिति के माध्यम से हम छात्र के बौद्धिक स्तर, छात्र के मानसिक स्तर के विषय में आसानी से स्पष्ट रूप से घोषणा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता की छात्र को आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा यह प्रणाली इसीलिए ज़्यादा उपयुक्त, उत्तम मानी जाती है कि इसमें छात्रों का गुणात्मक और संख्यात्मक परीक्षण हो जाता है। इसमें संख्यात्मक परीक्षण भी हो रहा है और गुणात्मक परीक्षण भी हो रहा है। जो प्रणाली गुणात्मक और संख्यात्मक होती है वह अधिक प्रभावी होती है, किसके लिए? मूल्यांकन के लिए। लेकिन इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी जो ध्यान रखने योग्य बात ये है कि आवाज प्रमाणिक अनुस्थिति में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की विशेषता बात यह है वह है कि ये लचीली होनी चाहिए। क्या? ये आवाज प्रमाणिक अनुस्थिति लचीली होनी चाहिए। लचीली का मतलब समझते हो? लचीली कैसे होनी चाहिए कि इसे बच्चों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। जरूरी नहीं कि हम ओ लेवल को रखें, अति उत्तम में को ओ लेवल पर रखें। छात्र हमारे छात्र औसत छात्र हैं कक्षा में, तो हम उस हिसाब से इसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए अनुस्थित प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है, यानी अनुस्थित प्रक्रिया को क्यों काम में लिया जाता है।
देखिए, अनुचित प्रक्रिया का स्वरूप विभिन्न विषयों, परिस्थितियों, उद्देश्यों की दृष्टि से विभिन्न प्रकार से विकसित किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की विषयों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अनुचित प्रणाली को विकसित किया जाता है, बनाया जाता है। यह तो केवल छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए है, वार्षिक मूल्यांकन के लिए हमने यहाँ बनाई है। यह उदाहरण दिया है हमने कि अवाध प्रमाणिक अनुस्थिति में अंकों का विस्तार हम कैसे कर सकते हैं। यह गुणात्मक मूल्यांकन करने में भी सक्षम है और संख्यात्मक मूल्यांकन करने में भी सक्षम है। इसमें अभिभावकों को अपने बच्चों का विकास जानने में सहायता मिलती है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है। शिक्षकों को छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरण करने में भी इससे सहायता मिलती है, लेकिन इसे वही व्यक्ति तैयार कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, प्रशिक्षक हो, जिससे कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। इसकी एक विशेषता यही है कि यह लचीली होनी चाहिए, समय, परिस्थिति और उद्देश्यों के अनुसार इसमें पर्याप्त बदलाव किया जाना चाहिए। तो यही है इसका उद्देश्य। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देखिए, अनुचित प्रक्रिया के इसमें इस अंकों के विस्तार की क्यों आवश्यकता पड़ी। मैंने आपको बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम 5 बिंदु पैमाने पर आधारित होता है, 7 बिंदु पैमाने पर आधारित होता है और 9 बिंदु पैमाने पर भी आधारित होता है। लेकिन आपने देखा होगा हमारी परंपरागत अंकन प्रणाली में ये हमने कमी बताई थी, ये त्रुटि बताई थी कि छात्रों के साथ अक्सर भेदभाव हो जाता है। छात्रों के साथ भेदभाव हो जाता है। उसमें एक ही प्रश्न में एक ही छात्र को भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा अलग अलग मार्क दे दिए जाते हैं। इसलिए इस समस्या का निराकरण करने के लिए या छात्रों के एक अंक के अंतर से उनके मानसिक स्तर पर अंतर आ जाता है, 2 छात्रों में बहुत गहरा अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हमने ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया था। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन, एक समाधान शिक्षा आयोग ने ये भी दिया था कि वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में जो अंतर आ रहा है शिक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन में, जो छात्रों को जो समस्या हो रही है कि उनके साथ पक्षपात किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो इसके लिए परीक्षा का आयोजन कैसा करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ करना चाहिए। उन्होंने ये दिया कि परीक्षा का आयोजन ही वस्तुनिष्ठ कर दो। वस्तुनिष्ठ में है या तो सही होगा या गलत होगा, यानी कि यह 0 और 1 पर आधारित होती है, या तो गलत पूरी तरह से या सही, इसमें बीच की कोई स्थिति नहीं होती है। यानी छात्र कंफ्यूज नहीं होता है, जिस छात्र का सही है उसका सही है और उसका सही है तो वह हर बार ही विभिन्न परीक्षकों के द्वारा चेक करने पर भी वह क्या पाया जाएगा, सही पाया जाएगा, और यदि गलत है तो वह गलत है, इसमें संतुष्ट तो होता है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा के लिए यह उपयुक्त नहीं है। हम सोचें कि हम पूरी शिक्षा प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ परीक्षण को अपना लें तो यह छात्रों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि छात्रों की चिंतन शक्ति, छात्रों की तर्क शैली, छात्रों की लिखने की कैपेसिटी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह कौन समाप्त कर देती है, वस्तुनिष्ठ प्रणाली समाप्त कर देती है। तो इसलिए हम अपनी शिक्षा प्रक्रिया में निबंधात्मक परीक्षा के महत्व को पूरी तरह से नहीं नकार सकते, और अगर हम इसे अपनाते हैं तो वही प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आती है कि इसका मूल्यांकन छात्रों का निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से कैसे किया जाए। इसीलिए इस अनुचित प्रणाली को अपनाया गया है कि इसमें 5 बिंदु पैमाना हम रखते हैं, 7 बिंदु पैमाना हम रखते हैं और 9 बिंदु पैमाना हम रखते हैं, जिससे कि इनका आसानी से मूल्यांकन हो जाए। ये था हमारा निरपेक्ष अनुचित प्रक्रिया का स्वरूप। इस प्रणाली के माध्यम का प्रयोग भिन्न भिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए छात्रों की योग्यताओं, बुद्धि, प्रवणता, सृजनात्मक शक्ति, कौशल, ज्ञान, अवबोध आदि का ज्ञान करने के लिए, आदि का मूल्यांकन करने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अब अच्छे से समझना आप क्या आ गया होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम को क्यों अपनाया गया
ग्रेडिंग सिस्टम कहाँ कारगर होता है, ग्रेडिंग सिस्टम में आने वाली समस्याएं क्या होती हैं, जो कि हमें सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थिति में प्राप्त हुई थी, जिसका निराकरण हमने कौन से बिंदु के द्वारा किया था, निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थिति के द्वारा हमने इसका निराकरण कर दिया था। वर्तमान में अधिकतर जो मूल्यांकन किया जाता है वह इसी के माध्यम से किया जाता है। अब अगला बिंदु है हमारा अधिगम के आकलन के अंतर्गत मापन। देखिए, अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो यह कहलाता है मेजरमेंट। क्या कहलाता है ये? मेजरमेंट। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मापन और मूल्यांकन दो चीज़ अभी तक हमने पढ़ा था। मूल्यांकन तो हम कहते हैं, एक कोटेशन है कि शिक्षण प्रक्रिया में मापन और मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया में मापन और मूल्यांकन दोनों का महत्व है। शिक्षण प्रक्रिया जो कि किन किन ध्रुवों पर आधारित है? छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। केंद्र बिंदु उसका है पाठ्यक्रम, शिक्षण, उद्देश्य। मूल्यांकन प्रक्रिया 3 ध्रुवों पर आधारित है। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन। मैंने ये बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय बताया है जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय बताया। पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र, ये 3 ध्रुव होते हैं। ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया इसके चारों तरफ घूमती रहती है। ये बताई थी शिक्षण प्रक्रिया। डॉक्टर ब्लूम ने, हमने पढ़ा था अभी, मूल्यांकन प्रक्रिया के भी 3 ध्रुव बताए थे। जिसमें था हमारा शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहारिक में परिवर्तन। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन, ये थी हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया। देखिए, अब हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी 3 ध्रुवों पर आधारित है। पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। इन 3 ध्रुवों के चारों तरफ ही हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। इन 3 ध्रुवों में हमें आवश्यकता पड़ती है छात्र को आगे बढ़ाने की। पाठ्यक्रम क्यों निर्धारित किया जाता है? कि छात्र कुछ सीख सके। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसका हस्तांतरण करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी मूल्यांकन की। मूल्यांकन प्रक्रिया की जिसकी आवश्यकता, मूल्यांकन की आवश्यकता शिक्षक को भी है और छात्र को भी है। शिक्षक को इसलिए कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वह छात्र के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति शिक्षक के द्वारा अपनाई गई तकनीकों से, शिक्षक के द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों से हो रही है या नहीं हो रही है। छात्र को किसी प्रकार का कोई अधिगम प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या
नहीं हुआ है। तो ये पूरी तीनों बिंदुओं पर आधारित है हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में जो निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मूल्यांकन प्रक्रिया से मिलती है। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन जरूरी है। ये कहता है मापन और मूल्यांकन दोनों का महत्व है। मूल्यांकन कैसे किया जाए, मूल्यांकन कैसे किया जाए, इससे पहले मैंने आपको बताया था वो प्रमाणिक अनुस्थिति, अवाध प्रमाणिक अनुस्थिति कि उसमें हमने अंकों का विस्तार लिया था। और अंकों का विस्तार क्या होता है? छात्र का मापन को प्रदर्शित करता है। अंकों का विस्तार छात्र के द्वारा प्राप्त माप को प्रदर्शित करता है। छात्र का मापन किया जाता है, उसके अनुसार ही फिर छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। छात्र ने मापन प्रक्रिया किसी एक विषय से संबंधित भी होती है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा उसका ओवरऑल मूल्यांकन किया जाता है। किसका? छात्र का। तो शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मापन और मूल्यांकन बहुत अधिक महत्व रखते हैं। अब बात आती है कि मापन क्यों आवश्यक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मूल्यांकन आवश्यक है। अब बात आती है कि मापन क्यों आवश्यक है, मापन क्यों किया जाता है, मापन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मापन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मापन का प्रयोग किसी वस्तु की मात्रा ज्ञात करने के लिए, मापन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? किसी वस्तु की मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए, किसी मशीन की गति ज्ञात करने के लिए मापन काम में लिया जाता है। किसी वस्तु कौन सी वस्तु कितने वजन की है, इसकी माप क्या है, कितना आकार है, जैसे ये टेबल है इसका क्या आकार है, ये ब्लैक बोर्ड है तो ये कितना बड़ा है और वो कितने का आंसर हमें कौन देगा? मापन। मैंने क्वेश्चन किया कि ये ब्लैक बोर्ड, ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ये कितना बड़ा है, कितने आकार का है, तो इसका उत्तर कौन देगा? इसकी माप। इसके लिए हमें मापन प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। किसी मशीन की गति ज्ञात करनी हो कि हाँ भाई यह मशीन किस गति से कार्य करती है, यह 24 आवर्स में कितना काम कर सकती है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मापन से प्राप्त होती है। ये तो हो गई भौतिक वस्तुओं की जानकारी। भौतिक वस्तुओं के संबंध में मापन का प्रयोग किसी वस्तु की मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसी मशीन की गति ज्ञात करने के लिए, किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए हम मापन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मापन का क्या प्रयोग है। मापन का अर्थ तो समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ की माप ज्ञात करने के लिए हमें मापन का प्रयोग हम करते हैं। तो अब हमें बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मापन का क्या प्रयोग है। शिक्षा में मापन क्या काम में आता है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जिस प्रकार का मापन काम में लिया जाता है उसे हम मानसिक मापन या मनोवैज्ञानिक मापन की संज्ञा देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में मापन की क्या उपयोगिता है? शिक्षा मनोविज्ञान में मापन क्या काम में आता है? शिक्षा मनोविज्ञान में मापन को किस नाम से जाना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो मापन काम में लिया जाता है उसे हम मानसिक मापन की संज्ञा देते हैं।
उसे हम मानसिक मापन की संज्ञा देते हैं। यानी इसमें तो हम वस्तु की मात्रा, भौतिक मापन में तो हम वस्तुओं की मात्रा, मशीन की गति, किसी स्थान की दूरी, किसी वस्तु का आकार, ये चीज़ ज्ञात करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में या शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के साथ मापन बहुत आवश्यक होता है। तो जो शिक्षा प्रक्रिया में जो मापन काम में लिया जाता है उसे किसकी संज्ञा देते हैं हम? मानसिक मापन की। मापन के विषय में हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।